हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लेक्चर नंबर 6 हम आज करने जा रहे हैं। आपके चैप्टर नंबर 5 जो कॉमर्स 2 में लास्ट चैप्टर रहेगा आपका। ठीक है, हम कर रहे हैं यहाँ पे आपका चैप्टर ई कॉमर्स। ठीक है, उसमें हमने 5 लेक्चर ऑलरेडी देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब वहाँ पे हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे B2B ट्रांजैक्शंस के बारे में, बिजनेस टू बिजनेस जिसे हम कहते हैं। दो ऑर्गेनाइजेशन या दो फर्म के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे ई कॉमर्स के थ्रू। ठीक है, अब काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे हमने जो पढ़ी थी कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होंगे वो बल्क में होने वाले हैं एंड जो भी प्रोसेस होगी बाइंग एंड सेलिंग की वो सारी होने वाली है थ्रू इंटरनेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा B2B ट्रांजैक्शन, बिजनेस टू बिजनेस। तो अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें जब हमने देख ली थी, अब वहाँ पे कुछ लास्ट हमें पढ़ना था एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन B2B ट्रांजैक्शन। कि अब ये जो B2B ट्रांजैक्शन होता है, एक फर्म दूसरे फर्म से या एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से जब बाइंग करता है तो उसके अंदर वो प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो वो प्रोसेस हमें देखना है थ्रू जनरल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रोसेस नेटवर्क के थ्रू। अब ये कुछ ऐसा नेटवर्क डेवलप किया गया है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही फर्म बल्क में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल होते हैं एंड बहुत सारे बायर्स भी अवेलेबल वहाँ पे होते हैं। ठीक है, देखते हैं अब क्या बताया है। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन B2B ट्रांजैक्शन can be explained with the example of General Electric Trading Process Network TPN जिसे हम बोलेंगे। Now General Electric has created a website। अब ये General Electric ने क्या किया है, एक वेबसाइट बनाया है for B2B ट्रांजेक्शन, जहाँ पे सिर्फ B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन ही होंगे, कस्टमर्स वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। Now it is mainly used by General Electric, but GE also offers other big companies the opportunity to use it। अब ये डेवलप मेनली किया है जनरल इलेक्ट्रॉनिक ने, लेकिन ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी अलाउ करता है वहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। तो TPN इज़ एन इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग नेटवर्क। अब ये ट्रेडिंग नेटवर्क है वो तो हमें समझ गया, लेकिन इंटरनेट बेस्ड है, इंटरनेट यूज़ करके B2B ट्रांजैक्शन होंगी यहाँ पे। तो TPN इज़ एन इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग नेटवर्क फॉर बायर्स एंड सेलर टू कैरी आउट B2B कॉमर्स ऑन इंटरनेट। द एक्टिविटीज़ इन केस ऑफ TPN परचेज साइकिल आर स्टेटेड एज फॉलोज। अब वो जो एक प्रोसेस होता है बाइंग एंड सेलिंग का, जिसमें हम बोलेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होगी, वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है The buyer determines his requirements and prepares the request for quotation जिसे बोलेंगे RFQ and searches for the potential supplier। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ कोर्स बायर की तरफ से ही इनिशिएट रहेगा। हमें अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, हमें कुछ बाय करना है तो हम हमारी तरफ से ही सबसे फर्स्ट इनिशिएट होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट देखेंगे हम पहले कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, कितनी क्वांटिटी का चाहिए, वो हम पहले देखेंगे, डिटरमाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अभी हमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो ऑर्डर करनी है तो हम पहले क्या करते हैं, कोटेशन बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। एंड सर्चेस फॉर पोटेंशियल सप्लायर। पोटेंशियल मतलब एक्चुअल हमने खरीद नहीं लिया है अभी तक, एक्चुअल सप्लायर कोई हमारा बना नहीं है। पोटेंशियल कितने हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, कितने फ्यूचर में मतलब कहाँ कहाँ से हम खरीद सकते हैं, उसे हम पोटेंशियल सप्लायर बोलेंगे। तो हम RFQ बनाएंगे एज पर आर रिक्वायरमेंट एंड फिर हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे फॉर पोटेंशियल सप्लायर कि भाई कितने कितने सप्लायर अवेलेबल है हमारी रिक्वायरमेंट के लिए। नाउ सेकेंड स्टेप इज द बायर सबमिट्स द RFQ एंड इनवाइट्स पोटेंशियल सप्लायर्स टू रिस्पॉन्ड। अब बायर क्या करेगा, उसका जो RFQ बनाया हुआ था जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है उसे सबमिट कर देगा एंड पोटेंशियल सप्लायर को इनवाइट करेगा। उसके बाद सप्लायर्स ऑब्टेन द RFQ फॉर प्रोसेसिंग।
अब सप्लायर क्या करेंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे जितने भी सप्लायर्स मैच हो रहे हैं वो सारे क्या करेंगे, उस RFQ को प्रोसेस करेंगे। नाउ उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है, इंटरेस्टेड सप्लायर्स बीड फॉर द रिक्वेस्ट अकॉर्डिंगली। उसके बाद इंटरेस्टेड सप्लायर, अब ये RFQ जब प्रोसेस हुआ और सप्लायर ने देखा तो सप्लायर क्या करेगा, अगर वो इंटरेस्टेड है, बायर ने लिखा है मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है, इस प्राइस पे है, इस क्वालिटी की है, तो अगर सप्लायर इंटरेस्टेड है कि हाँ भाई चलो इस ये ऑर्डर को हम प्रोसेस कर सकते हैं, तो फिर वो क्या करेगा, बीड करेगा उस रिक्वेस्ट के लिए, मतलब वो अपने इंटरेस्ट दिखाएगा एंड वो भी उसके तरफ से डिटेल्स भेजेगा बायर को। उसके बाद फिफ्थ स्टेप होगा, द बायर एंड सप्लायर मे नेगोशिएट द बीड ऑनलाइन। अब बायर ने RFQ भेजा था, इंटरेस्टेड सप्लायर है, वो उसकी इंफॉर्मेशन देगा कि भाई हम इस प्राइस पे या क्वालिटी पे गुड सेंड करेंगे। अब दोनों ही लोग क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे या बार्गेन करेंगे प्राइस, क्वालिटी या क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बायर एंड सप्लायर का नेगोशिएशन आ गया। उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा, फाइनली द बायर सिलेक्ट्स द बेस्ट बीड एंड कंप्लीट्स द परचेसेस। अब जो बायर के पास बहुत सारे इंटरेस्टेड सप्लायर की बीड आई हुई थी, फिर उसने नेगोशिएट किया सप्लायर के साथ। अब वो क्या करने वाला है, जितने ही उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें से वो सप्लायर सिलेक्ट कर लेगा कि कहाँ से उसे बाय करना है प्रोडक्ट, एंड उसके बाद वो फाइनल परचेज कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गए 6 स्टेप हम कह सकते हैं, या फिर एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व थी TPN के अंदर, ट्रेडिंग प्रोसेसिंग नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स B2B जो हम पढ़ रहे थे, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो अब यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया है टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स में नेक्स्ट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेस टू कंज्यूमर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होने वाला है बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल जो पर्सन रहेगा, कस्टमर रहेगा, उसके बीच में। ठीक है, तो अब और ये बाइंग एंड सेलिंग कैसे होने वाला है, थ्रू इंटरनेट, इसीलिए इसे ई-कॉमर्स का एक टाइप बताया गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर क्या करेगा, जो भी सप्लायर है या बिजनेसमैन है उसकी वेबसाइट को वो सर्च करेगा, उसे जो प्रोडक्ट खरीदना है उसके बारे में वो वहाँ पे सर्च करेगा, एंड अगर उसे प्राइस, क्वालिटी, सारी ही चीज़ें एज़ पर हिज रिक्वायरमेंट मिल जाती है तो फिर वो वहाँ से ऑर्डर करके बाय कर सकता है, जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आजकल B2C ट्रांजैक्शन के बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आजकल, जहाँ से हम बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट को एज ए इंडिविजुअल कस्टमर। तो अब चलिए पढ़ते हैं उन लोगों ने क्या बताया है। बिजनेस टू कंज्यूमर इस ट्रांजैक्शंस डील विथ कंपनीज सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, B2C मतलब सिंपल याद रखना है, बिजनेस एंड कस्टमर के बीच में बाइंग एंड सेलिंग होगा, बट थ्रू इंटरनेट। Online shopping has increased significantly in recent years. Many companies take extreme security measures to protect the sensitive financial information of consumers. जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स बाय किए जाते हैं या सर्विसेज ली जाती है, तब क्या होता है, कंज्यूमर अगर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं ले रहा है, अगर वो इंटरनेट के थ्रू पेमेंट कर रहा है, तो क्या होता है, उसकी सारी ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे उसे डालनी पड़ती है। जैसे डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा है या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है या इंटरनेट बैंकिंग वो यूज़ कर रहा है, तो सारी वहाँ पे अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे चली जाती है। तो अब यहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है बिजनेस को, या जिस बिज़नेस की वेबसाइट है उसे प्रोटेक्टिव मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ेंगे कि कस्टमर के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए एंड कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, नाउ B2C ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस आर नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड टू रिटेल शॉपिंग। मैनी कस्टमर्स परचेज हेल्थ इंश्योरेंस
ऑटो इंश्योरेंस एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि जो हम B2C की बात कर रहे हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, वो खाली गुड्स के लिए या प्रोडक्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो सारी चीज़ें सर्विसेज के लिए भी यूज़ होती है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, बाकी और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो ऑनलाइन बाय की जा सकती है। नाउ वन रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ B2C ई-कॉमर्स इज consumers enjoy the convenience of purchasing product and services online। ठीक है, अब ये B2C पॉपुलर क्यों हुआ है हम सबको पता है। कंज्यूमर को फिज़िकली एफर्ट्स लेके मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंज्यूमर क्या कर सकता है, घर बैठे ही वो शॉपिंग कर सकता है, और वो भी जब भी करनी हो तभी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जब भी शॉप्स खुली हो उस रिस्ट्रिक्टेड टाइम पे जाना पड़े, वैसा नहीं है। कोई भी टाइम पे जब भी कंज्यूमर के पास टाइम हो वो शॉपिंग कर सकता है। तो ये सबसे बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कंज्यूमर के लिए। और भी काफ़ी सारे एडवांटेज है जो हमने देखे थे कि कस्टमर के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट अगर लेना हो तो। ठीक है, वैसे ही काफ़ी सारे और भी एडवांटेज हैं B2C के। इसलिए क्या होता है, कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन परचेस करना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ B2C उन लोगों ने बताया है, तो रेफर एडवांटेजेस ऑफ ई-कॉमर्स एक्सप्लेन अर्लियर इन दिस चैप्टर। जो ई-कॉमर्स के हमने एडवांटेजेस देखे थे वो ही रेफ़र करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं B2C के अंदर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। B2C प्रोसेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। अब यहाँ पे जो बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन होने वाला है B2C, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले वो जो पूरा प्रोसेस रहता है, हमने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अभी किया ही है, ऑफ कोर्स काफ़ी ऑलमोस्ट सबने किया रहता है कि चलो हमने साइट पे प्रोडक्ट्स देखे, कौन कौन से साइट पे अवेलेबल है, कैसी टाइप के प्रोडक्ट्स है, क्या प्राइस पे है, हम कंपेयर करते हैं, कितने दिन में डिलीवरी होने वाली है वो हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, परचेस ऑर्डर डालते हैं, परचेस करते हैं एंड पेमेंट करते हैं, उसके बाद गुड्स हमारे घर पे आ जाता है। अब यहाँ पे उन लोगों ने उस पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो वो कौन से हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। अब ये 3 फेजेस में सबसे फर्स्ट आता है प्री परचेस और सेल स्टेज। ठीक है, कंज्यूमर ने जो बाय किया प्रोडक्ट, वो बाय करना चाह रहा है, तो एक्चुअल जो उसने परचेस कर लिया उसके पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। सेकेंड इज परचेस और सेल स्टेज, एक्चुअल में जब परचेस सेल होने वाला है वो स्टेज। एंड थर्ड पोस्ट परचेस और सेल स्टेज। ठीक है, परचेस हो गया, एक्चुअल में गुड्स हमारे पास आ गया, उसके बाद वाला फेस, ठीक है, वो आएगा थर्ड हम बोल सकते हैं स्टेप में। तो नाउ अभी देखते हैं कौन कौन से स्टेप है, उसे डिटेल में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो द स्टेप्स इन ईच ऑफ 3 स्टेजेस आर एज फॉलोज। एक एक स्टेज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट इज प्री परचेस और सेल स्टेज। ठीक है, परचेस करने से पहले का हमारी तरफ से हम कहेंगे परचेस, सप्लायर तो उसे सेल कर रहा है, इसलिए प्री परचेस और सेल स्टेज। नाउ इंफॉर्मेशन सर्च, सबसे पहले यही काम होने वाला है। जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है, मोबाइल लेना है या वॉच लेनी है या व्हाटएवर आप जो भी बाय करना चाहते हो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्च करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, कि हमें कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम उस कंपनी को देखेंगे कौन कौन से साइट्स पे अवेलेबल है, या फिर हम क्वालिटी के बेस पे देखेंगे कि मुझे इस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए तो वो कौन कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है, कौन कौन से सेलर्स उसे सेल कर रहे हैं, क्या क्या प्राइस पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, डिलीवरी टर्म्स क्या है, आफ्टर सेल की कंडीशंस क्या है, हम रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर के माइंड में होती है। तो वो कस्टमर क्या करता है, उसे सबसे पहले सर्च करेगा, इंफॉर्मेशन सर्च। नाउ द सेलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑन द ऑनलाइन साइट।
अब ये सारी ही इंफॉर्मेशन सेलर प्रोवाइड करता है उसकी वेबसाइट पे। जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो सेलर ने वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट डाला है सेल करने के लिए उसकी वो सारी ही डिटेल वहाँ पे डालता है, सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। कलर क्या है, साइज़ क्या है, प्राइस क्या है, डिलीवरी टर्म्स क्या है, अगर हमने परचेस कर लिया है तो उसके बाद हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, मतलब सारी ही इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होती है। नाउ द बायर विजिट्स द साइट एज such as Flipkart, Amazon, etc. for product information. ठीक है, बायर क्या करता है, visits the site for information. Now the customer browses online catalogs in respect of. अब कस्टमर जब साइट देख रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें उसमें सर्च करेगा। तो सबसे फर्स्ट इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सच एज फीचर्स, डिज़ाइन, मॉडल एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कैसा है, उसके फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहले वो देखेगा। सेकेंड थिंग, क्या प्राइस पे अवेलेबल है, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कुछ ऑफर्स या डिस्काउंट्स उस पर अवेलेबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, वो कितने टाइम में हमें हमारे घर पे पहुंच जाएगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्च में हमने देख लिया कि कस्टमर कौन कौन सी चीज़ों को सर्च करेगा। नाउ नेक्स्ट, प्री परचेज डिसीजन। अब एक्चुअल परचेज नहीं हुआ है, उसके पहले कस्टमर क्या करेगा, कुछ डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सर्च। जो भी प्रोडक्ट उसे खरीदना था उसके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन सर्च तो कर लिया, अब वो क्या करने वाला है, डिसीजन लेगा फाइनल कि उसे कहाँ पे कौन सी साइट से प्रोडक्ट परचेस करना है। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट से करना है या अमेज़ॉन से करना है, तो वो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पे जाके इस सप्लायर का प्रोडक्ट मुझे लेना है, ठीक है। तो आफ्टर ब्राउजिंग द ऑनलाइन साइट्स the customer makes comparative analysis of the product available on different size. क्या करता है कस्टमर, जो भी इंफॉर्मेशन उसे अवेलेबल हुई अलग अलग साइट सर्च करके सबको कंपेयर करेगा, रिलेटेड टू क्वालिटी, प्राइस, सारी ही चीज़ें वो देखेगा, कंपेयर करेगा एंड उसके बाद वो सिलेक्शन करेगा। तो ही शी देन टेक्स प्री परचेज डिसीजन रिलेटिंग द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर साइज। फिर वो डिसाइड कर लेता है कि उसे कौन सी साइट से प्रोडक्ट को खरीदना है। द डिसीजन डिपेंड्स ऑन सर्टन फैक्टर्स सच एज, अब कौन सी चीज़ों पे कस्टमर का डिसीजन डिपेंड करेगा। उसने जो डिसाइड किया कि मान लो मुझे अमेज़ॉन से ख़रीदना है, तो वो कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेथड ऑफ पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी इज़ मोर प्रेफर्ड, ठीक है, जहाँ पे COD का ऑप्शन मोस्टली कस्टमर चाहते हैं COD प्रेफर करना कि हमारे घर पे प्रोडक्ट आए एंड उसके बाद ही हम कैश उसको दे, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करना मोस्टली लोग कम प्रेफर करते हैं। तो मेथड ऑफ पेमेंट क्या है उसके बेस पे डिसाइड होगा। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग साइट्स पे हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है प्राइस के रिलेटेड। तो कस्टमर देखेगा कि उसे वही प्रोडक्ट कहाँ पे कम प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रहता है, कुछ अगर डिस्काउंट या ऑफ़र हो तो उसके ऊपर, अगर डिलीवरी चार्जेस कभी कभी कहीं पे लगते हैं, कोई साइट पे नहीं लगते हैं, तो ये सारी चीज़ों का हिसाब मिलाकर कस्टमर को जो पेमेंट करना पड़ता है वो जहाँ पे कम रहेगा कस्टमर वो साइट से परचेज़ करना पसंद करेगा। नाउ डिलीवरी पीरियड, कस्टमर को क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे प्रोडक्ट मिल जाए। नॉर्मली हम जब फिज़िकली शॉप में जाते हैं गुड्स लेने के लिए, वहाँ पे क्या होता है, हमने गुड्स देखा, सिलेक्ट किया, ख़रीदा, तुरंत ही हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो वैसे कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट वो ख़रीद रहा है ऑफकोर्स उसकी रिक्वायरमेंट जल्दी ही होती है कि जल्दी आ जाए, तो डिलीवरी पीरियड वो देखेगा। नेक्स्ट इज़ फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, ये तो देखेगा ही देखेगा ऑफकोर्स, उसकी रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंगली अगर प्रोडक्ट के फीचर है या उससे ज़्यादा अच्छे हैं तो ही कस्टमर खरीदेगा, नहीं तो वो नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमने देखी जिसके बेस पे कस्टमर डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ से प्रोडक्ट खरीदना है।
नाउ नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। अब क्या करेगा कस्टमर, रजिस्टर करेगा। किस चीज़ के लिए रजिस्टर करेगा? बाय करने के लिए। जैसे हमने अमेज़ॉन का ही एग्जांपल लिया था, अब हमें वहाँ से प्रोडक्ट लेना है, हम फर्स्ट टाइम बायर है अगर, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस साइट पे रजिस्टर होना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या होता है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है उस साइट पे, ठीक है। हमारा नाम डालना पड़ता है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी ही, ईमेल आईडी रहता है, ये सारी ही चीज़ें हम जब इन्फॉर्मेशन देते हैं साइट पे तब हम रजिस्टर हो जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम वो जो कस्टमर आईडी या लॉगिन आईडी रहता है उसे यूज़ करके बाइंग कर सकते हैं। तो आ गया हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का। वंस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज सिलेक्टेड, द कस्टमर मस्ट रजिस्टर विद द ऑनलाइन शॉपिंग साइट। नाउ द कस्टमर मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करना है तो कौन कौन सी डिटेल देनी होगी? पर्सनल डिटेल्स सच एज नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा, पर्सनल डिटेल देनी होगी। सेकेंड थिंग, लोकेशन विथ रेफरेंस टू सिटी एंड स्टेट, फॉर एग्जांपल मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। ऑफकोर्स लोकेशन तो बताना ही पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट हमारे घर पे डिलीवर हो सकता है। तो आफ्टर पर्सनल डिटेल हमें क्या देना पड़ेगा? लोकेशन, जहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट चाहिए वो डिटेल। नेक्स्ट इज पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएटेड बाय बायर फॉर रजिस्ट्रेशन जस्ट लाइक पासवर्ड टू ऑपरेट ईमेल। द पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द रजिस्टर्ड अकाउंट, ठीक है। हमें पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ेगा जैसे हम ईमेल आईडी हमारा ऑपरेट करते हैं वैसे, क्योंकि जितनी भी आफ्टर रजिस्ट्रेशन जितनी भी बार हम बाइंग करने वाले हैं उतनी बार हम वही लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यूज़ करके बाय करने वाले हैं। एवरी टाइम हम रजिस्ट्रेशन तो करेंगे नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है फॉर रजिस्ट्रेशन। नाउ वंस registration, the buyer becomes the member with the shopping site. The membership is confirmed via email or SMS on the cell phone. क्या होता है, एक बार हम रजिस्टर हो गए वहाँ पे तो उसके बाद हमें कंफर्मेशन मैसेज आता है वाया ईमेल और एसएमएस कि भाई आप हमारी साइट पे रजिस्टर हो गए हैं एंड अब आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू कंफर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है परचेज और सेल स्टेज, जहाँ पे एक्चुअल बाइंग होने वाला है, कस्टमर एक्चुअली ऑर्डर प्लेस करेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। परचेज और सेल स्टेज, तो यहाँ पे होगा प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। आगे हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन सर्च किया, डिसीजन ले लिया कहाँ से लेना है, रजिस्ट्रेशन भी हमने कर दिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर दिया, हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, लॉगिन करेंगे वही आईडी एंड पासवर्ड यूज़ करके एंड उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करेंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि हमने बहुत सारे प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं उस वेबसाइट पे, ठीक है, 3 है 4 है व्हाटएवर, हम ऐड टू कार्ट करते गए हैं, ठीक है। वहाँ पे जो कार्ट अवेलेबल होता है वहाँ पे कार्ट ऐड टू कार्ट ऑप्शन रहता है, वहाँ पे हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करते जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, फाइनली वहाँ जाके ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। तो वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमने सिलेक्ट किए थे तो वो सारे हमने लेने हैं या कोई प्रोडक्ट निकाल देना है वो हम देखेंगे, जो रिमूव करना है वो कर देंगे एंड उसके बाद हम आगे ऑर्डर प्लेस करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो द कस्टमर कैन बाय अ नंबर ऑफ आइटम्स थ्रू द शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट इज़ लाइक अ ट्रॉली ऑफ अ शॉपिंग मॉल। बहुत ही सिंपल तरीके से उन लोगों ने हमें मीनिंग बताया है शॉपिंग कार्ट का। जैसे हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं और हम क्या करते हैं, ट्रॉली लेते हैं एंड उसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए लेते जाते हैं, जितनी क्वांटिटी का चाहिए लेते जाते हैं। फाइनली फिर हम क्या करते हैं, जब बिलिंग करने जाते हैं काउंटर पे, उस टाइम पे
अगर हमें कोई प्रोडक्ट वहाँ से हटा देना है तो हम हटा देते हैं एंड उसके बाद हम बिलिंग करते हैं। तो सेम वैसे ही हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग में। यहाँ पे हमें शॉपिंग कार्ट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो वहाँ पे उस कार्ट में हम क्या करते हैं, जब भी प्रोडक्ट हम सर्च कर रहे हैं वेबसाइट पे, जो भी हमें अच्छा लगता जाता है हम वहाँ पे ऐड करते जाते हैं। एंड उसके बाद जब हम एक्चुअल ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस लिस्ट को एक बार देख लेते हैं एंड उसमें से जो भी प्रोडक्ट रिमूव करना है कर देते हैं एंड उसके बाद हम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। तो नाउ द कस्टमर कैन ऐड और डिलीट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द शॉपिंग कार्ट। द कस्टमर कैन इवन चेंज द क्वांटिटी ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इंसर्टेड इन द शॉपिंग कार्ट। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट की हम क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम कोई जियो मार्ट है, ठीक है, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हम बाय कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ग्रोसरी हम बाय कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं कार्ट में, ठीक है, ऐड करते जा रहे हैं। फाइनली जब हम ऑर्डर प्रोसेस करेंगे उसके पहले हम क्या कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं एंड कोई आइटम ऐड करना है या डिलीट करना है या कोई क्वांटिटी भी हमें चेंज करना है तो वहाँ पे हम कर देते हैं। नाउ once the order is confirmed, the buyer must give complete address for the purpose of delivery. Please note there is no need to give password for shopping cart। ठीक है, जब भी अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है, ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, कंफर्म कर दिया, प्लेस कर दिया ऑर्डर। उसके बाद हम क्या कंफर्म करेंगे, एड्रेस कंफर्म करेंगे या एड्रेस हम देंगे कि जब भी उस साइट पे ऑप्शन अवेलेबल रहता ही है, जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर हमने कंफर्म कर दिया, उसके बाद वो ऑप्शन वाला पेज आता ही है कि आपको कौन से एड्रेस पे डिलीवरी चाहिए प्रोडक्ट की, तो उसे हमें कंफर्म करना पड़ता है या एड्रेस को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे उन लोगों ने खाली एक चीज़ बताई है कि यहाँ पे शॉपिंग कार्ट के लिए पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, एड्रेस कंफर्म करना है एंड पेमेंट कर देना है। नाउ ये तो बात हो गई प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर की। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर। अब ये ऑर्डर को प्रोसेस कौन करेगा, हमने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया अब वो ऑर्डर जाएगा सेलर के पास। ठीक है, तो वो सेलर करेगा ऑर्डर को प्रोसेस। The seller processes the order received from the customer. The seller may fill up necessary form if so required. उस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए अगर सेलर को ज़रूरत है कुछ फॉर्म भरने की, फिलअप करने की, तो वो उसे करेगा एंड ऑर्डर को प्रोसेस कर देगा। नाउ अभी आगे प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट। ऑफ कोर्स अभी बाइंग कर रहे हैं तो पेमेंट तो करना ही है। ठीक है, तो अब ये पेमेंट के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। एक तो होगा कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल होता है। काफ़ी सारे लोग कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, कोई लोगों को, या फिर कोई लोगों को फियर रहता है कि प्रोडक्ट बराबर से डिलीवर होगा या नहीं होगा। मोस्टली जो फर्स्ट टाइम बाय करते हैं या कोई नई साइट से हम बाय कर रहे हैं तो हमें डर लगता है कि प्रोडक्ट बराबर से हमारे घर पे आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे COD ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन प्रेफर करते हैं। एंड बाकी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और भी वो रहते हैं नेट बैंकिंग, मतलब इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारे अकाउंट का पासवर्ड एंड कस्टमर आईडी या यूज़र आईडी यूज़ करके हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करके भी हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट सच एज कैश ऑन डिलीवरी। सबसे फर्स्ट आता है कैश ऑन डिलीवरी। नेक्स्ट इज नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, द इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स थ्रू इंटरनेट। ठीक है, फिजिकल जो बैंकिंग हम करते हैं उसकी जगह हम नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी, जिसे हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं, उसे यूज़ करके पेमेंट करेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन है डिजिटल कैश, द इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट इन साइबर स्पेस।
मतलब जो कैश फिजिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है, उस कैश को यूज़ करके हम पेमेंट कर देंगे सप्लायर को इलेक्ट्रॉनिकली, उसे बोलेंगे डिजिटल कैश। ठीक है, तो ये हमने स्टेप देख लिया प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट का आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर। अब उसके बाद क्या होने वाला है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। जब भी ऑर्डर आता है कस्टमर से सप्लायर के पास, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, पेमेंट भी कर दिया, अभी किसका काम आ गया, सेलर का। सेलर को उसका काम करना है, जो भी गुड्स है कस्टमर ने पेमेंट किया है, ऑर्डर प्लेस किया है जिसके लिए, वो गुड्स पहुंचाना है कस्टमर तक। तो अब ये गुड्स कस्टमर तक पहुंचेगा, पूरा एक लॉजिस्टिक प्रोसेस इन्वॉल्व होगा उसमें। ठीक है, वहाँ पे ऑर्डर प्रोसेस होगा सप्लायर के एंड में। ठीक है, वेयर हाउस से गुड्स लेना है, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कस्टमर तक पहुँचाना है। तो वो सारी जो प्रोसेस या एक्टिविटी हम लॉजिस्टिक के पार्ट की बोलते हैं, वो यहाँ पे अभी आ जाएगी। तो द ऑर्डर इज़ प्रोसेस्ड ऑन द लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। ठीक है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को ऑर्डर प्रोसेस करना है। द ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, अब यहाँ पे क्या क्या होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लायर के पास जो भी इन्वेंट्री या स्टॉक अवेलेबल है उसे मैनेज करना होगा। क्वालिटी मैनेजमेंट, कस्टमर को कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए वही उसे मिलना चाहिए। पैकिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, कस्टमर तक गुड्स जब पहुँचेगा तो एकदम परफेक्ट क्वालिटी का पहुँचना चाहिए। एंड वेयर हाउसिंग लास्ट, वेयर हाउसिंग भी आएगा इसके अंदर कि सप्लायर क्या करेगा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी वो रखेगा। ठीक है, जहाँ पे उसका गुड्स वहाँ पे स्टोर होगा, प्रॉपर सेफली स्टोर होगा, ताकि जब भी कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो वो ऑन द स्पॉट उसे प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। तो ये भी एक्चुअल परचेज या सेल के फेज़ में आता है ना। ये तो हमारा हो गया सेकेंड फेज़ जो हम बोलेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ हमने देख ली सारी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट परचेस और सेल स्टेज। परचेस या सेल हो गया एक्चुअल में, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आएगा शिपमेंट। ठीक है, अब क्या, द ऑर्डर प्रोडक्ट इज शिप्ड एट द एड्रेस ऑफ द कस्टमर। क्या होगा, कस्टमर के प्लेस पे गुड्स पहुंचाया जाएगा। मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग साइट प्रोवाइड फ्री शिपमेंट। मोस्टली जो भी शिपमेंट या कस्टमर को डिलीवरी गुड्स की होती है वो फ्री होती है। कोई कोई साइट पे डिलीवरी चार्जेस भी लगाए जाते हैं। द कस्टमर कैन ट्रैक द डिलीवरी, कस्टमर उसके प्रोडक्ट को ट्रैक भी कर सकता है। जो भी उसे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिला था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे लॉगिन करके वो देख सकता है कि उसका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है। एंड वहाँ पे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी बताता है कि इस डेट को आपका प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। नाउ द कस्टमर कैन ट्रैक द डिलीवरी बिकॉज सम वर्चुअल साइट्स have a delivery tracking system on the website which allows a customer to check the status of a particular order। अब ये जो कस्टमर ट्रैक कर सकता है कि उसका प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है, कब तक डिलीवरी होगी, वो कैसे चेक कर सकता है, एक ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया जाता है वेबसाइट पे, उसके थ्रू वो देख सकता है। अब उसके बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है। द कंपनी डिलीवर्स द गुड्स एट द एड्रेस ऑफ द कस्टमर। The customer makes payment under cash on delivery. He informs the seller regarding the receipt of the goods। ठीक है, गुड्स कस्टमर के घर पे आ गया, प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। तो अब अगर इंटरनेट बैंकिंग से या कार्ड यूज़ करके आपने पेमेंट कर दिया है अगर, तो कोई बात नहीं है। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का अगर ऑप्शन लिया गया है तो जब भी प्रोडक्ट घर पे आएगा उस टाइम कैश पेमेंट करना पड़ता है। एंड कोई कोई केसेस में ही इन्फॉर्म्स, मतलब बायर इन्फॉर्म्स द सेलर रिगार्डिंग द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, कि भाई गुड्स घर पे डिलीवर हो चुका है या कोई और प्लेस पे जहाँ पे भी बताया गया हो। नाउ फीडबैक, अब फीडबैक की बात करते हैं हम। द सेलर में आस्क फॉर ऑनलाइन फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर रिलेटिंग टू प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। अब सेलर क्या करेगा, अब उसने
सेलिंग किया है प्रोडक्ट का तो वो चाहेगा जानना कि भाई कस्टमर को प्रोडक्ट कैसा लगा, या हमारी जो प्रोडक्ट हमने डिलीवर किया वो सर्विस कैसी लगी। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए वो रिव्यू लेना चाहेगा कस्टमर का। अब ये रिव्यू या फीडबैक वो क्यों लेना चाहेगा, ताकि वो उसके बिज़नेस में चेंजेस अगर रिक्वायर्ड है तो वो कर सके, उसके प्रोडक्ट में अगर चेंजेस रिक्वायर्ड है तो वो कर सकें। ठीक है, तो द सेलर में आस्क फॉर ऑनलाइन फीडबैक। फीडबैक भी कैसा रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। फ्रॉम द कस्टमर रिलेटिंग टू प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड अदर डिटेल्स। द बायर मे फिल अप द फीडबैक एंड रिवर्ट इट बैक टू द सेलर। बायर, देखिए बायर में फिल अप द फीडबैक। अब ये कंपलसरी नहीं रहता है, बायर को अगर फीडबैक देना हो तो वो देता है, नहीं तो नहीं भी देगा। तो फीडबैक देगा एंड रिवर्ट करेगा सेलर को। द सेलर मे मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्राइस एक्सेट्रा। आफ्टर फीडबैक सेलर को लगता है चेंजेस करना तो वो चेंजेस करेगा उसके प्रोडक्ट में। डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक, द सेलर मे प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस टू द बायर इफ़ सो रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट सेल करने के बाद अगर आफ्टर सेल सर्विस कोई प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड होती है तो अगर ज़रूरी है तो वो सेलर वो सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर को। ठीक है, अब आगे उन लोगों ने रेफरेंस के लिए कुछ हमें बताया है डिजिटल कैश के बारे में। The digital cash is a system of purchasing cash credit in relatively small amount, storing credit in your computer, and then spending them when making electronic purchases over the internet. What is digital cash? उसके बारे में उन लोगों ने कुछ बताया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कैश क्रेडिट परचेज करके रखेंगे। ठीक है, अमाउंट कैसा रहेगा, स्मॉल, बहुत लार्ज अमाउंट में हम नहीं करेंगे क्योंकि ये B2B ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पे हम B2C के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट में हम क्या करने वाले हैं, कैश क्रेडिट बाय करेंगे। ठीक है, एंड स्टोर करके रखेंगे फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, अभी के अभी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड देन स्पेंडिंग देम व्हेन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक परचेस ओवर द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन हमने कुछ परचेस किया, बाइंग किया, उसके लिए हम वो डिजिटल कैश यूज़ करेंगे। नाउ थियोरेटिकली डिजिटली कैश कुड बी स्पेंट इन वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट सच एज 10th of a cent US और लेस। ठीक है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये अवेलेबल रहता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है। Most merchants accepting digital cash so far, however, use it as an alternative to other form of payment for somewhat higher price purchases. अब सेलर क्या करते हैं, डिजिटल कैश यूज़ करने का ऑप्शन आपको कहाँ पे देते हैं, जो हाई प्राइस वाली चीज़ें रहती है वैसी आइटम परचेज करने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। Now there are several commercial approaches to digital cash on the web. Among these are e-cash from DigiCash and CyberCash. ये कुछ उन लोगों ने हमें एग्जाम्पल प्रोवाइड किए हैं। Now the buyer may make advance online payment through cash credit और डेबिट कार्ड। ठीक है, एडवांस में अगर पेमेंट करना हो तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। Now the buyer can also make the payment through net banking transfer. नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकता है बायर पेमेंट, एडवांस पेमेंट, या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता है। नाउ इफ़ द पेमेंट इज़ मेड ऑफलाइन द सेलर विल हैव टू प्रोसेस द पेमेंट। अगर ऑफलाइन पेमेंट किया जाता है गुड्स आने के बाद तो फिर सेलर को उसके बाद प्रोसेस करना पड़ता है पेमेंट को। फॉर इंस्टेंस क्रेडिट ऑफ कस्टमर इज ऑथेंटिकेटेड थ्रू पेमेंट गेटवे और थ्रू द बैंक। कैश ऑन डिलीवरी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे उन लोगों ने जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब की बात की है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज़ करके। जब भी हम हमारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं साइट पे तो क्या होता है, बैंक की तरफ से उस इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट किया जाता है एंड उसके बाद ही हमारा ऑर्डर प्रोसेस होता है। तो अब उसके बाद उन लोगों ने COD के बारे में बताया है। कैश ऑन डिलीवरी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ पेमेंट। कैश ऑन डिलीवरी भी
काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं अभी भी, भले ही काफ़ी ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, COD भी बहुत फेमस है, वो भी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बिजनेस टू कंज्यूमर के बारे में आज यहाँ पे देख लिया कि वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है B2C ट्रांजैक्शन करने में। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन C2C, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।